कई लोग ऐसे मिले कि उनका कहना था देखो जब बाजार गिर रहा था तो हमारे तो पोर्टफोलियो आधा हो गए, अब जब उठा है तो पोर्टफोलियो तो पूरा हो ही नहीं रहा है जी, पोर्टफोलियो तो अभी आधा का आधा ही दिख रहा है। क्या माजरा है, क्या दिक्कत कहाँ आती है? देखिए, दिक्कत तो है लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप आप कहाँ पे हो और कैसा मोमेंटम मार्केट का है। जैसे देखिए लार्ज कैप में बहुत जबरदस्त बिकवाली हुआ, इसका कारण क्या है? क्योंकि एफआईआईज़ ने जम के बिकवाली की है और एफआईआईज़ के पास लार्ज कैप स्टॉक्स का क्वांटिटी ज्यादा था, तो उन्होंने बिकवाली की, तो नेचुरली लार्ज कैप में ज्यादा बिकवाली आया है। मिड कैप और स्मॉल कैप उतना इम्पैक्टेड नहीं है, तो मिड कैप, स्मॉल कैप में अगर आप सही कंपनीज में, सही सेक्टर में निवेशित हो, तो शायद आपका पोर्टफोलियो उतना खराब नहीं हुआ है। तो ये एक शंका रहता है। दूसरा एक जो हम लोगों ने देखा है लक्ष्मण जी, जो संजय जी अभी जिक्र कर रहे थे, बहुत इंक्वायरी आ रहा है टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेशनल मार्केट्स। जो टेस्ला का आईपीओ हो, सॉरी स्पेसएक्स का आईपीओ हो, या जो मैग्निफिसेंट 7 जो कहा जाता है, वहां पे कैसे निवेश किया जाए, गिफ्ट सिटी के जरिए कैसे निवेश किया जाए, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत इंक्वायरी फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है। हमारे यहाँ कुछ ब्रोकर्स ने गिफ्ट सिटी में अपना कामकाज भी शुरू किया है, तो इंक्वायरी तो बहुत आ रहा है। दूसरा एक चीज जो हम देख रहे हैं कि जो इंक्वायरी किस चीज के लिए आ रहा है? विदेश में निवेश करने के लिए, यूएस मार्केट में निवेश करने, यूएस ओ, में तो अभी आईपीओ में एफआई जा निवेश रहे हैं, करने के अभी एफआई जा रहे हैं, डीआई भी चले जाएंगे क्या यहाँ से? लिए। देखिए, ये तो बताना मुश्किल है, पर इंक्वायरी बहुत आ रहा है, जबरदस्त इंक्वायरीज आ रहे हैं और पंकज जैन सर जेन्युइन आऊं आपके इंटरेस्ट है। पास भी। जेन्युइन जेन्युइन इंटरेस्ट है लक्ष्मण जी, ऐसा नहीं है कि हम्म, जैसे मतलब हवा में इंक्वायरी, जेन्युइन इंटरेस्ट है, वो इन्वेस्ट करना हम्म, चाहते हैं। तो ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दूसरा एक चीज जो देखने को मिल रहा है कि जो कि बहुत ही अच्छा है, कि जब मार्केट इतना गिरा था तब भी लोग आके पूछ रहे थे कि अच्छा मार्केट तो सर गिरा है, तो अभी कहाँ आपको लगता है 1 साल प्लस का नजरिया से निवेश किया जा सकता है। तो हम लोगों ने कुछ सजेशंस दिए और लोगों ने पैसा लगाया भी। इसीलिए आपने देखा होगा कि एफआईआई दबा के बेच रहे थे, मार्केट गिर रहा था, पर मार्केट इतना भयंकर नहीं गिरा जितना एफआईआई के आंकड़े देख के अगर सिर्फ एफआईआई के आंकड़े देखो तो लगेगा कि भयंकर गिरेगा, उतना भयंकर गिरावट मार्केट में नहीं आया। ये कारण बिल्कुल यही था कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इधर डायरेक्टली और म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगा रहे थे, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे थे, अच्छे शेयर्स में खरीदारी बीच बीच में आ रहा था। तो ये दो डिस्टिंक्ट ट्रेंड हमने पिछला अगर कह सकते हैं 3-4 महीने में देखा है। हम्म। ये पंकज जैन साहब को जोड़ना चाहते हैं इस ट्रेंड में, कुछ यही ट्रेंड आपको ही मिल रहा है या फिर कुछ अलग है? नहीं नहीं लक्ष्मण जी, इसमें मैं 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक तो जो जी। आपका एक मूल सवाल है कि इन्वेस्टर्स आके क्या पूछता है, क्या करना चाहिए, हाँ। उसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा, एक ऐसा तबका ऑफ इन्वेस्टर्स है जो कि काफी जागरूक हो गया है, काफी इंटेलिजेंट है, काफी होमवर्क करता है, एंड रादर वी एज अ ब्रोकर वी लुक फॉरवर्ड टू इंटरेक्शन विद देम। वो आके ज्ञान देते हैं कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड दिस इज व्हाट मे हैपन इन डेज अहेड। सो अब खाली वो नहीं रहा आज से जो 5-10 साल पहले कि ब्रोकर को ही ज्यादा नॉलेज थी और इन्वेस्टर्स को काफी नॉलेज थी। सो मैं नहीं लगता है कि चैट जीपीटी का कुछ कमाल हो। नॉट जस्ट चैट जीपीटी, आई थिंक काफी आजकल जो जेंजी हैगा, वन शुड अप्रिशिएट द काइंड ऑफ नॉलेज दे आर कैरिंग। और हर फील्ड में हम एज अ ब्रोकर हम बात करते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ नॉलेज जो है इज इंटरेक्शन विद आवर गुड क्लाइंट्स, रेलेवेंट क्लाइंट्स, इंटेलिजेंट क्लाइंट्स। हमारे को सिर्फ ये देखना होता है कि भाई इस क्षेत्र का ये क्लाइंट एक्सपर्ट है, इस क्षेत्र का ये क्लाइंट एक्सपर्ट है। सो इट्स नॉट जस्ट दैट कि वी हैव टू, ना इतना समय होता है, ना इतनी पेशेंस होती है कि बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स पढ़ी जाए। सो इट्स लाइक वी एंड अप बीइंग गुड जोमैटो कि कहां से अच्छी नॉलेज एक्वायर हो सकती है। सो नॉट जस्ट कि क्लाइंट हमसे इंटरेक्शन करता है, हम भी क्लाइंट से, अच्छे क्लाइंट से इंटरेक्शन करने के लिए काफी तत्पर रहते हैं। सो आई थिंक दैट बिकम्स वन गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके अलावा जैसे अभी एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन हो रही थी, ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों में काफी एक पिछले दिनों था कि हम भी बाहर के स्टॉक्स में बाहर निवेश कर पाते। बट आई थिंक अगर वो चीज, इट्स गुड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं इस टाइम मालूम, शायद $7 बिलियन की रिस्ट्रिक्शन देगी अक्रॉस द म्यूचुअल फंड या अक्रॉस द स्कीम्स। और इसी वजह से है कि जो भी इंटरनेशनल बेस्ड थीम्स हैं उसमें सारों में सब्सक्रिप्शन बंद है,
क्योंकि अगर वो चीज नहीं होती तो जो जिस तरह से हमने देखा कि जो फैंसी टुवर्ड्स द गोल्ड थी, रन टुवर्ड्स द गोल्ड था, रन टुवर्ड्स इंटरनेशनल फंड्स या इंटरनेशनल स्टॉक्स भी हो जाता और उससे और एक करेंसी पे रन हो जाता. सो इट्स अ डबल एज सोर्ड. आई थिंक दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सो दैट वाज हैपनिंग. सो नाउ अल्टीमेटली कमिंग बैक टू आवर मार्केट, जैसा मैं कह रहा था कि अब जिस तरह से हम देख रहे हैं मार्केट में काफी स्टेबिलिटी आ गई है, मार्केट में काफी ऑप्टिमिज्म है. इट्स जस्ट दैट कि अब जो एक ट्रूस आया है, जो एमओयू साइन हुआ है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रम्प साहब एक बड़ी वॉलेटाइल पर्सनैलिटी है. सो ये हमें वी शुड विश एंड प्रे कि दिस ट्रू स्टेज, दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टेज, और इसमें एक जो प्रोग्रेशन हो टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड हो. But I think as an investor, as a trader, one should be ready with the kind of stocks one should own. या मुझे dips मिलते हैं, dips मिलते रहेंगे. I'm more than sure this is a fragile kind of MOU. This is a fragile kind of truce. और बीच बीच में opportunities मिलती रहेंगे. But मेरे को लगता है now on a step ladder basis, I think we may move 2 steps forwards, 1 step backward. अगर ये truce थोड़ा सा भी ढंग से होल्ड करता है और मॉनसून बहुत ज्यादा खराब नहीं होती, इफ वी गेट समथिंग बेटर देन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, आई थिंक मार्केट इज इन फॉर मच बेटर फेस देन व्हाट इट इज टुडे. बिल्कुल, इससे ज़्यादा बेहतर पोजीशन पर. गौरांग शाह साहब, मैं थोड़ा सा अलग सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि कई लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक हैं जो ऊपर से 50% नीचे पे आकर रुके हुए हैं, कई के आईटी स्टॉक भी हैं. अब पूछ रहे हैं ये सवाल कि भाई उसको क्या करूं, अब चूंकि इतना नुकसान सह लिया तो उसको रखे रह लेते हैं. दूसरा कहता है इसको निकाल लो और कहीं ऐसे जगह लगाओ जहां पे कम से इससे तेजी से यहाँ पे रिकवरी आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो लक्ष्मण जी, ये 50% की गिरावट जब आपकी निवेश की पूंजी में आ जाती है ना, तो उसके ऊपर पहले तो मुनाफा कमाने की विचारधारा तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पहले ये देखना है कि आप 50% जो गवा चुके हैं उसको कैसे बचा सकें. तो आपके जो दिमाग की घंटी है ना, अलार्म जिसे हम कहते हैं, वो पहले बजनी चाहिए थी. 50% अगर आप रुक जाते हैं तो फिर आप बाजी हार गए मेरे हिसाब से, पहली बात. दूसरी बात, फिर वो कंपनी में कौन सी कंपनी में निवेश किया है, क्या उसमें किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति उभर के आ सकती है कि कोई बहुत बदलाव आ सके. फिर वो निर्भर करता है कौन से क्षेत्र की कंपनी है, छोटी, मझौली, बड़ी, किस प्रकार की कंपनी है, वगैरह वगैरह वगैरह. तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोग इंतजार कर लेते हैं कि भाई हाँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रिकवरी आ जाएगी. देखिए, एक बात सही है कि उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, लेकिन शेयर बाजार में जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखना भी अनिवार्य नहीं होता. तो आपको निर्णायक तरीके से, और ये आपकी मेहनत से कमाई गई पूंजी है, आपने बचत की है इसकी, और जब आप निवेश करते हैं तो मैंने यही कहा पहले कि प्रश्न ये उठता है कि आप क्या निवेश करने से पहले प्रश्न पूछते हैं या निवेश करने के बाद. अगर आप निवेश करने के बाद पूछते हैं तो ना तो आपको तैरना आता है और आपने जहाज में से समुद्र में छलांग मार दी, और ना ही आपके पास पैराशूट है और आपने हवाई. बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो निवेश करने के बाद सवाल पूछते हैं. यही मैं बता रहा हूँ, निवेश करने के बाद सवाल पूछना अनिवार्य नहीं है, निवेश करने से पहले सवाल पूछना चाहिए. आप निवेश करने के बाद प्रश्न पूछते तो वो समुद्री जहाज में से अगर आग लग गई तो आप समुद्र में कूद गए और आपके पास लाइफ जैकेट नहीं है, या फिर हवाई जहाज में कूद गए, पैराशूट नहीं है, तो क्या मतलब हुआ. तो देखिए, और ये मैं यही कह रहा हूँ कि जब 20-25% या 15% या 10% भी अगर कोई स्टॉक नीचे आ जाता है तो तहकीकात कीजिए. आपकी मेहनत से कमाई गई पूंजी आपके रुपए है, अगर आप ही ध्यान नहीं रखेंगे तो बाजार में तो लोग बैठे हैं लूटने के लिए. आप तो इतना अगर नुकसान हो जाता है तो मेरे ख्याल से आपको पहले सोचना चाहिए. 50% के बाद मेरे ख्याल से, और जैसे मैंने कहा, देखिए एक समय था जब टाटा मोटर 100 के नीचे गिरा गया था, अगर मेरी याददाश्त सही. फिर रिकवरी आई. तो निर्भर करता है क्षेत्र कौन है, कंपनी कौन सी, आपका कहाँ पे अटके पड़े हैं. संजय सिन्हा सर, एक सवाल और आपसे पूछ चुके. अभी पंकज जैन साहब ने कुछ देर पहले कहा, सुदीप सर ने भी कहा कि बहुत सारे कंपनियां, सेक्टर ऐसे हैं जो एफआई से प्रूफ हैं. अभी हमने देखा कि जो एक्सपोर्ट प्रूफ सेक्टर से उस पर भरोसा ज़्यादा लोगों को बना के पता नहीं बाहर क्या हो जाए, जिस पे डोमेस्टिक कंजम्पशन पे जो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं उस पर भरोसा रखो. अब कुछ ऐसे सेगमेंट निकल कर आए जिसमें एफआईज का एक्सपोजर रहता नहीं है, तो एफआई का अभी भी कोई अता पता है नहीं. तो वैसे सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया जाए, वैसे सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाए, तो जब आप जहाँ एफआईज के वापस आने की गुंजाइश है वहाँ पर चला जाए.
तो जब आप निवेश करते हैं ना लक्ष्मण जी, तो सारा पोर्टफोलियो एक ही थीम पर तो नहीं बनाया जा सकता। आपको बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए। तो जिस तरह से एफआईआई की सेलिंग हुई है पिछले 1.5 साल में, उसका ज़्यादा बड़ा प्रभाव हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर पे देखा। हमने उसका अभी हाल के दिनों में बहुत बड़ा प्रभाव आईटी सेक्टर पे देखा। तो 2 चीज़ें हैं जो अभी हो गई हैं। एक तो जब से रूपी में स्टेबिलिटी आया है, आपने देखा होगा कि एफआईआई की सेलिंग की इंटेंसिटी कम हो गई है और कम हो कुछ-कुछ दिनों में वो पॉजिटिव भी हो गए हैं। तो अगर ये रूपी जैसे-जैसे स्ट्रेंथन होता जाएगा, ये संभव है कि एफआईआई की जो सेलिंग की ट्रेंड है, वो और भी कम हो जाए, हो सकता है रिवर्स होकर पॉजिटिव भी हो जाए। तो हमें इस फैक्टर को बेस बनाकर अगर हम अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो वो शायद मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म में शायद हमें फ़ायदा दे। लेकिन जैसा आपको मैंने प्रोग्राम के शुरुआती तौर पे कहा था लक्ष्मण जी, बाज़ार पे शॉर्ट टर्म पे इवेंट्स का प्रभाव होता है, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी बट लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशंस का होता है। तो इसी के लिए पोर्टफोलियो बनाने का जो बेस होना चाहिए हमारा, वो डेफिनिटली फंडामेंटल रीज़न होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप एफआईआई से ही अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, तो अगर आपने देखा होगा करंट कैलेंडर ईयर में निफ्टी से ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने दिया। जहाँ पर एफआईआई का एक्सपोज़र ऐसे भी कम है। और अब तो ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप का जो बेस मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है, वही इतना ऊपर चला गया है कि आप उसको भी सेफ्टी के तौर पे देख सकते हैं। जैसे मिड कैप की जो सीलिंग है, वो करीब-करीब 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर आ गई है। अगर उसका नीचे देखेंगे, तो वो करीब 30-35 हज़ार करोड़ का रेंज है। 35,000 से लेके 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप की कंपनीज जो 150 कंपनीज हैं, उनको मिड कैप माना जाता है। तो अगर आप स्टॉक सिलेक्शन के लिए जाएँगे तो ये बहुत अच्छा मार्केट कैप का सेगमेंट है जहाँ से आप चुनाव कर सकते हैं। अगर आप उससे नीचे जाइए स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप भी देखिए अगर आपको 5,000 करोड़ से 35,000 करोड़ की कंपनी मिल रही है स्मॉल कैप, तो वो उसमें भी मेरे ख्याल से काफ़ी वैल्यू है, काफ़ी वर्थ है और चूँकि एवरेज अगर आप 10-15 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी लेंगे, तो जिस तरह से भारत की अपॉर्च्युनिटी है, संभव है कि यहाँ से अगले 3 साल, 5 साल में वो दुगना-तिगुना भी हो सकती हैं कंपनी। तो भारत में अगर आपको निवेश करना है और अपनी पोर्टफोलियो बनानी है, तो मेरे ख्याल से इस बात पर ज़्यादा प्रभावित ना होइए कि उस स्टॉक में एफआईआई का एक्सपोज़र ज़्यादा है या कम है। इस बात से ज़्यादा प्रेरित होइए कि क्या वो सही सेक्टर है जहाँ अपॉर्च्युनिटी है और उस सेक्टर में क्या वो सही कंपनी है, जहाँ पर आपको अपॉर्च्युनिटी खोजना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। सुदीप सर, शो का समय अब चूँकि खत्म होने वाला है, 1 मिनट है हमारे पास। कुछ आप ऐड करेंगे इसमें? जी, मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं संजय से बिल्कुल सहमत हूँ। आपको सेक्टर और कंपनी अच्छा ढूँढना चाहिए। मैं एक संक्षेप में एक क्षेत्र जिसका हम लोगों ने चर्चा ज़्यादा नहीं किया, फार्मास्यूटिकल। मुझे लगता है ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ये 20 साल पहले इंडियन आईटी जहाँ पे था, वहाँ पे खड़ा हुआ है। एक क्वांटम लीप के द्वार पे खड़ा हुआ है और आने वाला 15-20 साल तक इंडियन फार्मा बहुत अच्छा काम करेगा। अब इसमें स्पेसिफिक कंपनी, स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको ढूँढना पड़ेगा, पर संक्षेप में मैं बता रहा हूँ 3 तरह की कंपनी जो हमको मुझे दिख रहा है। एक तरह की कंपनी हो रही जो कि अपना ब्रांड, अपना पेटेंट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। सन फार्मा सबसे आगे है। ऑर्गन एंड एक्विजिशन के बाद 70% रेवेन्यू उनका ब्रांडेड पेटेंटेड प्रोडक्ट से आ रहा है। और ऐसे और भी आप देखेंगे सिप्ला, वॉकहार्ट, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, सब लोग उसी दिशा में जा रहे हैं और जाएंगे भी। दूसरा सेगमेंट है जो अपना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सीडीएमओ वगैरह सेगमेंट पे है। यहाँ पे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि चाइना प्लस वन पिछले दिनों में देखा है, चाइना के कुछ मॉलिक्यूल्स यूएस और यूरोप में प्रॉब्लम हो रहा है और वो इंडिया से मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी बरकरार रहेगा और यहाँ पे भी बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा। तीसरा डोमेस्टिक डोमेस्टिक फार्मा सेक्टर में भी 25% सीएजीआर है। तो डोमेस्टिक फार्मा फोकस्ड जो कंपनीज है जैसे कि मैनकाइंड फार्मा हो गया और भी कंपनीज है, यहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। तो तीनों सेगमेंट में बहुत ग्रोथ आएगा। साथ में फार्मेसी के साथ आप हेल्थ केयर भी जोड़ दीजिए।
हॉस्पिटल क्षेत्र में देखो वही मैं बहुत कहना चाह रहा था जबरदस्त कि सिर्फ फार्मा ही नहीं, वो तो फार्मा के घर हेल्थ जो है केयर, वो तो हॉस्पिटल ही जी जी हेल्थ जी केयर है, वहीं से फार्मा जी फार्मा के फल वहीं से निकलते हैं।